तो अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है मैं 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, आप इसको तुरंत रिवाइज कर लेंगे मैंने जो लिखे उससे, और मॉडल के कुछ क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन होंगे वो पढ़ के जाएंगे, आपको कंफर्म इसके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आप आराम से लिख लोगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मैं जो जो अंडरलाइन करते रहूंगा आपको भी करना है, मैं आपको आप बोलेंगे तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, नहीं तो आप इसको भी लिख के पढ़ सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है बेटा? सबसे पहले लिखा है सर निगोशिएबल की मीनिंग। निगोशिएबल का मतलब होता है मेरे बच्चों ट्रांसफरेबल। क्या होता है? ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो आपके पास उसको ट्रांसफर करने का राइट है, अधिकार है किसी और पर्सन के लिए। यहां तक समझा? मोड ऑफ ट्रांसफर या तो मियर डिलीवरी से कर दो, बियर इंस्ट्रूमेंट बनाओ जिसपे ट्रांसफरी का नाम मत लिखो, उसको ट्रांसफर कर दो, वो फर्दर एन नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफर होगा। या इंडोर्स कर दो मतलब साइन कर दो, ना साइन करो, डिलीवर कर दो और ऑर्डर कर दो मतलब सामने वाले का नाम लिख दो उसको। भाई मैं अपनी साइन करके बता रहा हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट में किसको डिलीवर कर रहा हूँ, या उसके कहने पर किसको डिलीवर कर रहा हूँ, किसी ना किसी का नाम तो लिखा है एंडोसी में। नेगोशिएशन बैक का मतलब क्या होता है? जिसने इंस्ट्रूमेंट पे साइन किया है वो घूम फिर के इंस्ट्रूमेंट उसी के पास आ गया, तो अपने आप को थोड़ा अपने आप से थोड़ा पैसे लेगा ना वो, तो डिस्चार्ज हो गया वो लाइबिलिटी से। ठीक है। नमो दैट क्वाट नॉन हैबिट डज नॉट अप्लाई टू एन आई, मतलब पर्सन हु डज नॉट हैव गुड टाइटल, जिसके पास में ओनरशिप नहीं है ओवर द इंस्ट्रूमेंट, स्टिल पास अ वैलिड टाइटल टू अनदर पर्सन। जिस व्यक्ति ने उस डॉक्यूमेंट को नहीं भी बनाया है, नहीं भी बनाया है, बट अगर वो डॉक्यूमेंट उसके पास आया है तो वो किसी और को फर्दर ट्रांसफर कर सकता है। मैंने आपके नाम पर बिल बनाया, मेरे पास उसका टाइटल है, आप उसको फर्दर निगोशिएट कर सकते हो। अगर आपको किसी और से पैसे लेने हैं तो भले आप उसके ओनर नहीं हो, वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। ये अपन ने सोगा में पढ़े थे। यहाँ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या पढ़ते थे प्रिविटी में? जो थर्ड पार्टी होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सेदारी नहीं होती है, वो स्यू नहीं कर सकती। यहाँ पर स्यू कर सकते हैं। क्या लिखा है? ए ने जो है वो बी के नाम पर चेक बनाया, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। बी ने वो चेक किसको दिया जल्दी बताओ? सी को। सी ने डी को, और सी ने डी ने ई को। तो ये जो बीच वाले लोग हैं इनको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब इस ड्यू कोर्स में, इस पूरे पेमेंट के प्रोसेस में ये भी कभी थोड़े समय के लिए होल्डर बने थे। और सी क्या एज्यूम करेगा कि जो बी ने उसे डॉक्यूमेंट दिया है वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब उसी का है तभी तो उसने मुझे दिया, उसका टाइटल उसी के पास है। डी भी एज्यूम करेगा कि जो सी ने मुझे दिया उसका टाइटल उसके पास होगा तभी तो मुझे दिया, मैं क्यों पता करूं। ई ने क्या बोला? फिर चेक क्या हो गया? डिसऑनर। तो ई क्या बोला? मैं जितने लोग हैं किसी को भी स्यू करके पैसा मांग सकता हूँ अपने नाम पे। तो जबकि यहाँ पर ई जो है कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था फिर भी उसने स्यू कर दिया। डिसऑनर दो तरीके से होता है। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, आप साला पे नहीं कर, एक्सेप्ट कर लिया बट पे नहीं कर रहे हो। और डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, ये सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोमिसरी नोट और चेक तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड रहते हैं। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, 1 घंटा भी पढ़ोगे क्लैरिटी से क्वेश्चन लिख दोगे। जिसको पैसे देने हैं वो लिख के खुद दे रहा है, आई प्रॉमिस टू पे, और उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिसर, कि मैं तुझे पैसे दूंगा। समझा? यहां लिख दिया मैंने, आई ओ यू, मैंने तुमसे पैसे लिए हैं। तो बोलता है ये क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्या होती है? प्रॉमिस कब होता है? आई ओ यू, तो क्लैरिटी नहीं ना कितना पैसा कब। बोलता है आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी। मेरी अगर इससे शादी हो जाती है तो मैं उसके 7 दिन के बाद तुझे ₹500 दे दूंगा। ठीक है। फिर आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ। अब ये जो डीज डेथ है ये थोड़ा अनसर्टन हो जाता है, मैरिज में भी ठीक है चलो। अब बोलते हैं कंडीशनल प्रॉमिस नहीं होना, ये कंडीशन रख दिया ना, शादी होगी तो पैसे दूंगा, शादी नहीं होगी तो। अब डेथ क्या है? नॉर्मली तो सर्टन है, कभी ना कभी तो मरना है, बट वैसे तो अनसर्टन है। अनकंडीशनल प्रोमिस होना चाहिए, कंडीशनल नहीं, ये सब कंडीशन है ना। शादी नहीं हुई तो फिर इस तरीके से मनाया जाता है। इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी, या तो मैं मिस्टर बी को पैसे पे कर रहा हूँ या उसके कहने पे किसी और को पैसे पे कर रहा हूँ। कितना पैसा पे कर रहा हूँ? ₹20,000 या ₹2,00,000। कब पे करूंगा? ये जो बिल बनाया 3 महीने बाद, 3 months आफ्टर डेट, है ना। ये डेट के 3 महीने बाद में कभी भी पैसे पे कर दूंगा, और ये अनकंडीशनल होना चाहिए। कंडीशंस पुट अप नहीं करनी जो बाजू में लिखा हुआ है ना। जो भी डेट लिखी होगी ना, इस पर जो भी डेट लिखी होगी उसके 3 महीने बाद में पे कर दूंगा। ठीक है। फिर क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें ध्यान रखना बनाने वाला कौन? ड्रॉर। ठीक है। ओके। सॉरी, जिसने बिल बनाया है वो ड्रॉ ही है। ओके।
वो सेलर है। जिसने बिल एक्सेप्ट किया है वो कौन है? बायर, ड्रॉई यानी एक्सेप्टर। ठीक है, क्लियर हो गया? मिस्टर बी ने बिल बनाया, मिस्टर ए ने उसको एक्सेप्ट किया। पैसे किसको चाहिए? ड्रॉअर को। बट ये चाहे तो किसी थर्ड पार्टी का नाम भी लिख सकता है। क्या लिखा है इसमें? मिस्टर ए शेल पे टू मिस्टर बी, ये ना? या तो तुम मुझे दे, या मेरे कहने पे किसी और को दे। कितना रुपया? 5 लाख रुपए। कब दे? इस डेट के 5 महीने बाद। ये भी अनकंडीशनल है ना? और ड्रॉई इसको एक्सेप्ट कैसे करना चाहिए? अनकंडीशनली। तो कुछ कंडीशन मत पुटअप कर देना भाई, शादी की, मैयत की, ना त्योहारों की, ये सब कंडीशन मत पुटअप कर देना तू। फिर वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो जाएगा। और अगर एक से ज्यादा ड्रॉई है तो जॉइंट नेम से बनेगा, उन दोनों की साइन लगेगी। ठीक है? एक्सेप्शन क्या है? पार्टनर, एक्टिव पार्टनर को भेजे तो फिर वहां पर सबको साइन करने की जरूरत नहीं है, वो एक्टिव पार्टनर की साइन को ही फॉर्म के साइन माना जाता है। यहाँ तक क्लियर है? मैंने लिख दिया ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, सेकेंडरी लाइबल, डिकॉन एक्सेप्टर। जब आपको जरूरत होती है ना तो कोई और ड्रॉई बन जाता है। मतलब कैसे? कि यहाँ पर मिस्टर बी को अगर पैसों की जरूरत होगी ना तो यहाँ पर मिस्टर बी के लिए कोई और ड्रॉई आ जाएगा, मैं पैसे दे देता हूँ। अगर ड्रॉई कौन हो गया? फेल हो गया, उसको बोलते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। जब जरूरत होगी, और इसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है, ड्रॉई के फेल होने पर इसकी लाइबिलिटी आती है। इमरजेंसी में एक्सेप्ट करता है कंडीशंस को। कुछ है क्या इसमें? नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर एंड एक्सेप्टेंस सुप्रा प्रोटेस्ट। समटाइम्स बिल में बी सर्कुलेटेड इन द चेन। वो चेन अपन ने पढ़े, ऊपर पढ़े लोग हैं, हाँ। विद एक्सेप्टेंस ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, सब एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं, सब एक दूसरे पर भरोसे पे कर रहे हैं, और बिल तो ऐसे ही चलते हैं। है ना? ये पूरा बनाया हूं मैंने। ए कौन है? ड्रॉई है। बी कौन है? ड्रॉअर है। ये सी के, अब ये डेफिनेटली ड्रॉअर को ड्रॉई से पैसे लेने थे तो बोला भाई मेरे को तेरे से लेने, बट मेरे को सी को देने, सी को डी को देने हैं। फिर ई क्या हुआ? ई क्या बोल रहा है? ई किसके पास लेके आएगा बिल को? डेफिनेटली जिसको पैसे देने उसी से मांगेगा ना, कि भाई मेरे को पैसे दो। है ना? अगर उसने डिसऑनर कर दिया, क्या करके? नॉन एक्सेप्टेंस है। ई वेंट टू नोटरी, ई क्या करेगा? नोटरी के पास जाएगा, नोटरी चार्जेस लेगा और उसको फिर से बोलेगा भैया पैसा दे मेरे को। नोटरी आस्क टू ड्रॉई इफ अगेन नॉन एक्सेप्टेंस वेंट टू कोर्ट, अगर तुमने फिर से नॉन एक्सेप्टेंस किया तो हम कोर्ट जाएंगे। ठीक है? क्या लिखा है इसमें? मिस्टर एक्स इफ एक्सेप्ट द बिल फॉर द ऑनर ऑफ बी सी डी। अगर यहाँ पर बी सी डी, अब ऑनर किसका है? यहाँ 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 इज्जत किसकी जाने वाली है अगर ए ने मना किया? बी सी डी की, क्योंकि समझ रहे ना, क्योंकि डी के लिए डी को सी को देने थे, सी को बी को देने थे, समझ में आ रहा है? डी को ई को देने थे। तो इट ऑनर आफ्टर डिसऑनर ना। डिसऑनर के बाद में कोई थर्ड पार्टी आके क्या करेगी? मैं पैसे दे देता हूँ उनके बिहाफ में। इसका कोई उस लाइबिलिटी से लेना देना नहीं है। ठीक है? इसको पैसे दे रहा है, वो ई को दे रहा है ना, कि वो प्रोटेस्ट ना करे, तो उनका नाम खराब ना करे। चेक। सिंपल है भाई, बहुत इजी है। आप बनाने वाला ड्रॉअर, उसका अकाउंट होता है बैंक में, बैंक के नाम पर बनाया जाता है और बैंक वहां पे करेगा, बैंक ड्रॉई होता है। ठीक है? आप सेल्फ चेक भी बना सकते हो। ठीक है? खुद ही को पे कर रहे हो। चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर के नाम पर होगा, पेबल ऑन डिमांड, जब बोलोगे तब पैसे मिल जाएंगे। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रांक्यूटेड एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक, या तो ऐसा चेक है जिसको उस ट्रांजिशन में हमने इलेक्ट्रॉनिक इमेज में तब्दील किया, या कैसा चेक है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही था। है ना? ठीक है? ट्रांक्यूटेड चेक जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया, काय में आया था वो फिजिकली, हमने कन्वर्ट किया काय में उसको? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आया था। अभी कुछ रह गया क्या अपना इसमें ऊपर? नहीं। नेक्स्ट। इसके बीच में डिफरेंस भी बना सकता है तो देख लेंगे, ट्रांक्यूटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक। अब आ जाएंगे होल्डर, और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। ठीक है? मैंने यहाँ टाइप्स यहाँ पर होल्डर के बारे में लिख दिया, होल्डर होता कौन है। होल्डर क्या होता है? जिसके पास राइटफुल पोजीशन है इंस्ट्रूमेंट का, उसी के पास राइट टू रिसीव मनी है, वो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पर है, उसने गुड फेथ में लिया, उसको लगा भैया इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, मैं तो पैसे लेने जाऊंगा मेरे को मिल जाएगा। और उसके पास कब आया? वो बिफोर मेच्योरिटी। तभी तो मेच्योरिटी पे जाएगा वो। है ना? जैसे समझ लेते हैं यहाँ पर होल्डर इन होल्डर डिकोर्स में क्या होगा। देखो, तीनों को लिख दिया मैंने, ये पूरे फीचर्स लिख दिया। अब ये किस किस में? होल्डर में है, पोजीशन है उसके पास, बिल्कुल है, एचडीसी के पास में भी है। समझ रहे हैं ना? ये जो बनाया था ना मैंने, ये सब एचडीसी है बीच वाले। ठीक है?
ये भाई सब होल्डर है। या एग्जाम में बहुत पूछता है। तो पोजीशन है दोनों के पास, बिल्कुल है, दोनों को रिसीव मनी है, बिल्कुल किसी ना किसी से तो लेना ही है। वैल्यूएबल कंसिडरेशन है, ये थोड़ा ना कुछ लेन देन कर रहा है, ये तो डायरेक्ट पैसे लेगा, इसने कुछ सीधे कुछ लिया दिया थोड़ा ना है। इनका लेन देन है, मतलब ये लेन देन समथिंग इन रिटर्न, किसी से कुछ लेंगे किसी से कुछ देंगे। इसको गुड फेथ से कोई लेना देना नहीं है, बोलता है मेरे को क्या लेना, मैं इनोसेंट। इसको नो नॉलेज ऑफ फ्रॉड है, मतलब इसको लग रहा है अगर मैं बी से पैसे ले रहा हूँ तो मतलब ए ने सही बनाया होगा, बी ने सही बनाया होगा, ये गुड फेथ में ले रहा है, इनोसेंट है। ये इनोसेंट नहीं है, ये सियाना है, तभी तो सीव करता है। और इसके पास ऑन द मैच्योरिटी आएगा, इसके पास बिफोर मैच्योरिटी आएगा, होल्डर एंड ड्यू कोर्स के पास में, बिकॉज ड्यू कोर्स में आ रहा है ना बिल उसके पास में, इसके पास तो ऑन द मैच्योरिटी आता है। तो भूलना बस। होल्डर कौन कहलाएगा, जिसका पोजीशन है, राइट टू रिसीव मनी है, भूलना मत, पोजीशन है और राइट टू रिसीव मनी है। एचडीसी कौन है, जिसके पास बिल का पोजीशन आया एक समय के लिए नेगोशिएबल का, उसके पास भी राइट टू रिसीव मनी था, उसका कोई लेन देन था सामने वाले से, उसने गुड फेथ में लिया, बोला भाई इनोसेंट हूँ, मुझे लगता है टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं है, और मैच्योरिटी पे आया, इसके पास मैच्योरिटी पे आया। होल्डर इन ड्यू कोर्स की कुछ प्रिविलेजेस हैं, पूछ सकता है आपको प्रिविलेजेस बताओ, जो बीच वाले लोग फंसने नहीं चाहिए ना बेचारे, वो हर प्रायर पार्टी को सीव कर सकते हैं, जो उनसे पहले वाले लोग हैं। बाद वाले को कैसे करेंगे, बाद वाले को तो देना है ना पैसे। क्लिनजिंग इफेक्ट, होल्डर वो डिजायर वो डिराइव टाइटल फ्रॉम होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसको पिछले वाले से पूरा जो प्रीवियस प्रीवियस लेवल जो भी टाइटल मिला, ठीक है, एज द सेम राइट एज एचडीसी, उसका भी राइट क्या होगा, एज एचडीसी होगा, क्योंकि वो खुद उस फ्रॉड का हिस्सा नहीं है। वो बोल सकता है कि भी मैं अपने आप को हटा रहा हूँ इसमें से, क्योंकि मैंने ए ने बी पे भरोसा किया, बी ने सी पे भरोसा किया, लॉजिक समझ रहे ना, तो मैं अपने आप को हटा रहा हूँ, मैं इस फ्रॉड का हिस्सा नहीं हूँ। फ्रॉडुलेंट एंडोर्समेंट, इवन द टाइटल वाज डिफेक्टिव, अगर नकली भी है वो तब भी ये इसको तो यही लगेगा ना कि मुझे गुड टाइटल मिल रहा है। कंडीशनल डिलीवरी, नो प्रायर पार्टी कैन क्लेम दैट एनआई वाज डिलीवर्ड कंडीशनल और फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब किसी कंडीशनल डिलीवरी आपको नहीं देनी है, अनकंडीशनल पर्पस के लिए होना चाहिए। जो भी एचडीसी होगा वो किसी दूसरे एचडीसी पे कंडीशंस पुट अप नहीं करेगा। ये शॉर्ट नोट आ सकता है, इनकाउट मतलब इनकम्प्लीट, या तो उसमें अमाउंट नहीं लिखा है ना, आपने अमाउंट नहीं लिखा है, तो एचडीसी क्या करेगा, क्लेम फुल अमाउंट ऑफ एनआई नॉट एक्सटेंडिंग द अमाउंट ऑफ द स्टैम्प, जितनी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू होगी उतनी अमाउंट तुम क्लेम करोगे। अमाउंट यानी तो जैसे मेरे पास एक बिल आया और मैंने उसमें 1 लाख रुपए लगा, तो वो 1 लाख रुपए ऐसे ही नहीं लिख सकता, मैं स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। बट वो इनकम्प्लीट था, मैंने भर दिया उसको, ठीक है। इवन दो अमाउंट इज एक्सेस टू ऑथराइजेशन, मतलब भले सामने वाले ने, ध्यान देना, वो जो ऑथराइजेशन है, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ज्यादा पैसे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे जाके काम आ सकते हैं, मैं बाद में भी तो पैसे लेने में उससे। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख अलाउ करती है, मगर मेरी सामने वाले से लाइबिलिटी कितने की, 50,000 की, मेरे को उससे 50,000 लेने हैं, तो बोलता है 75 भी ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना एक्सेस में भी पैसा ले सकता हूँ, बस रिटर्न कर दूंगा। ये इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉपल का मतलब क्या होता है, स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपको रोका जा रहा है कि यू कैन नॉट डिनाई द ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नो मेकर जिसने भी प्रोमिसरी नोट को बनाया है, या नो ड्रॉअर जिसने भी बिल को बनाया है, या नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द ऑनर ऑफ ड्रॉअर इन ए सूट देयर ऑन होल्डर इन ड्यू कोर्स बी परमिटेड टू डिनाई द वैलिडिटी। आपने ये नहीं बोल सकता कि मैं, यू कैन नॉट डिनाई कि ये वैलिडिटी नहीं है, जिसने ओरिजिनली बनाया है वो बाद में उसकी वैलिडिटी को डिनाई नहीं कर सकता। यू कैन नॉट स्टॉप सेइंग दिस कि मुझे नहीं पता था कि असली है कि नकली, भाई बनाया तूने तो तू ही बताएगा। ये लोग, ठीक है। स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग पेईज कैपेसिटी टू इंडोर्स, आप पेई को कैसे रोकोगे पैसे लेने से, वो तो जाएगा ही ना, है ना। आप क्या बोल, हाँ मगर एक जगह पर हो सकता है, अगर आप बोल रहे हो कि क्लेम एक्सक्यूज करते हैं पेई इज ए माइनर, यहां भी नहीं कर सकते, मैं तो बोल सकता हूँ वो भी क्लेम कर सकता है, पेई कैन क्लेम, पेई इज अ बेनिफिशियरी। माइनर नहीं बना सकता इंस्ट्रूमेंट, माइनर के नाम पे तो बन सकता है, ठीक है। ये प्रिविलेजेस हैं, बोलना मत हाँ। किसके, होल्डर इन ड्यू कोर्स के। होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर समझना होगा तो ये समझ लेना, ये जो बना हुआ डायग्राम, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जिनके पास से होते हुए बिल जा रहा है। डेफिनेटली ये इस पे भरोसा करेगा, ये इस पे भरोसा करेगा, ये इस पे भरोसा करेगा, और कोई डिनाई नहीं कर सकता अपनी लाइबिलिटी को, सबको देना ही पड़ेगा। और ये आखिरी वाला जो बंदा रहता है जिसके पास सबसे एंड में आता है, वो होता है होल्डर। कौन होता है, होल्डर। इस पे क्वेश्चन कंपलसरी आता है, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स पर। मैं एक दो क्वेश्चन भी दिखा रहा था तुम लोगों को तुरंत में। यहाँ पर कुछ नाम दिया है कि एक्स हु ऑब्टेन अ चेक ड्रॉन बाय वाई बाय वे ऑफ गिफ्ट, अब गिफ्ट के तौर पर तुमको मिला है, तो ये रखो आप पैसा, गिफ्ट के तौर, बताओ ये होल्डर होगा क्या, वो होल्डर ही पूछ रहा है। तो होल्डर का बोला राइट टू रिसीव मनी होना और पोजीशन होना, तो दोनों है ना, पोजीशन भी है, राइट टू रिसीव मनी भी है। देखो, एक्स कैन बी टर्म्ड एज होल्डर, पोजीशन भी है और रिसीव मनी भी है, इसे लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
ए द पे ऑफ द चेक हु इज प्रोहिबिटेड बाय, कोर्ट ने उसको रोक दिया रिसीविंग अमाउंट ऑफ। अब राइट टू रिसीव तो नहीं है ना उसके पास में, कोर्ट ने रोक दिया ना उसको, नॉट अ होल्डर, बिकॉज उसके पास पोजीशन तो है, मतलब ठीक है ना, उसके पास में पोजीशन लेने का अधिकार है ना अमाउंट रिसीव करने का। आगे तीसरा क्वेश्चन क्या है, एम हु फाइंड अ चेक पेबल टू बियरर ऑन द रोड एंड रिटेन इट। भाई तेरे को एक चेक मिला कहां पर, रोड पर, तूने उसको रिटेन कर लिया, तो तेरे पास राइट टू रिसीव थोड़ा ना होगा, तेरे पास पोजीशन तो है बट राइट टू रिसीव मनी थोड़ी ना है, ठीक है नहीं, नॉट अ होल्डर, पोजीशन है बट राइट टू रिसीव मनी नहीं है। बी द एजेंट ऑफ सी इंटरेस्टेड विद एन इंस्ट्रूमेंट, उसको बोला जा विदाउट एंडोर्समेंट ट्रांसफर मत करना विदाउट एंडोर्समेंट बाय सी हु इज द पे, उसको जिम्मेदारी दी गई एजेंट को, सी के, बी इज द एजेंट ऑफ सी, सी का एजेंट है बी, इंटरेस्ट विदाउट एंडोर्समेंट बाय, अगर ये एंडोर्स नहीं भी करेगा मतलब निगोशिएट नहीं भी करेगा तो तू जाके इंस्ट्रूमेंट ले सकता है। क्या होगा, बी इज नॉट अ होल्डर, क्यों, राइट टू रिसीव मनी नहीं है ना, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल का एजेंट नौकर है ना। चलो बोले पैसे ले भी लूंगा मैं उनके बिहाफ में, बट उनको बोलूंगा कैसे मैं, बिकॉज मैं उनको सी नहीं कर सकता, राइट टू सी भी होना चाहिए। फिर तीन कंडीशन ध्यान रखना होल्डर की, राइट ऑफ पोजीशन, राइट ऑफ रिसीव, ठीक है, और राइट टू सी, ये तीनों कंडीशन आई मतलब होल्डर है।